बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथी हज़रात और कलंदरी के गिरदुनवा से तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्शन 2021 की आमद है आज़ाद कश्मीर में, और इस ज़िम्न में हमने फैसला किया है कि इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके मुख्तलिफ हल्कों से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन लोगों को सामने लाया जाए कि जो लोग कहीं पर भी किसी एतबार से भी अपनी स्टेट और अपनी स्टेट के अवाम के हुकूक की निगरानी और निगहदाश्त कर रहे हैं। इस ज़िम्न में सुदनौती वन का ये हल्का, इसमें दोस्तों ने मुझे बतौर आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन कंटेस्ट करने का मशवरा दिया, और इस सिलसिला में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। आप सभी दाना और बीना लोग हैं। आपको मालूम है कि सन 1947 में जब रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम हुई तो उस तकसीम के नतीजे में ये जो 4000 मरबा मील का एरिया जिस पे हम बैठे हुए हैं, इसके बारे में दो बुनियादी बातें तय हुई थी। एक ये कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का बेस कैंप होगा, अगरचे हमारा उससे बुनियादी तौर पर तो इख्तलाफ है, लेकिन चलिए उस वक्त लोगों को ये कहा गया कि हमने रियासत को आज़ाद करवाना है, एक शख्सी राज से निजात दिलानी है, और उस पार का जो एरिया इंडिया के कंट्रोल में है उसको भी आज़ाद करवा के आगे इसके मुस्तकबिल के फैसले के हवाले से इख्तिलाफ राय मौजूद था। लेकिन एक बुनियादी नुकता ये था कि रियासत के पूरे हिस्सों को हम आज़ाद करवाएंगे, इसलिए ये बेस कैंप के तौर पे मुतारफ करवाया गया। और दूसरा ये कि रियासत के इस हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो जमहूरी हुकूक हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार और दीगर जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनकी बाजियाबी के लिए उनको यहाँ लोगों को मुहैया करने के लिए एक शख्सी राज में लोगों की जो हुकूक सर्व किए गए थे, उस शख्सी राज के बाद यहाँ एक डेमोक्रेटिक कल्चर बढ़ेगा, लोग अपनी सरजमीन पर अपने हुकूक के साथ यहाँ रहेंगे, किसी को कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो दो बुनियादी मसले थे, इन दो मसलों पर अगर हम अपनी 73 साल तारीख का तजिया करें तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, यहाँ हुक्मरानी करने वाले लोग वो बुरी तरह नाकाम हुए। सच तो ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले लोगों को ख्याल था, गुमान था कि कहीं ना कहीं श्रीनगर जो मतमा नजर था यहाँ की फोर्सेस का, उसको आज़ाद करवा लेंगे, और लोगों का एक ख्वाब था कि हम अपने बुनियादी दारुल हुकूमत तक एक्सेस होगी, हम पहुंचेंगे, हमारा वतन एक होगा। 47 के माजरीन का लफ्ज़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर जी लफ्ज़ बनता नहीं है। 65 के से रुलने वाले लोग, 90 की दहाई में वहाँ से आने वाले लोग, उनके बुजुर्गों की आंखों में ये ख्वाब थे, वो ख्वाब लेकर इस दुनिया से चले गए। उनकी औलादें आज यहाँ सिसक रही हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने अपने मकबूजा खित्ते को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो उससे न सिर्फ हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट हुकूमत है उसके अज़ाइम सामने आ गए, बल्कि सच तो यह है कि उसके बाद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के जितने दावे थे वो सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। जिनका ये ख्याल था कि हम श्रीनगर नहीं, हम तो दिल्ली के किले पर झंडा लहराएंगे, हम तो पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं फतह कर लेंगे और यहाँ बस एक ही राज होगा। 5 अगस्त 2019 से पहले
हमारे साथ बड़े वादे किए गए, बड़े दावे थे कि जनाब हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। हमें कहा गया था कि हम घास खाएंगे, 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे। हमें बहुत से लॉलीपॉप दिए गए, हमारे नौजवानों के खून हुई, यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ज़ाया हुई। इस मैदान में लोगों ने अपने घर बार लुटाए इन आंसुओं और इन उम्मीदों के साथ कि हम एक न एक दिन रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और मुख्तार बना लेंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तानी इक़दाम, मज़र साहब आगे प्लीज आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की खुलकर रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालिक पॉलिसी 5 अगस्त के बाद वाज़ेह हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर की बैठी हुई जो मुजफ्फराबाद की क़यादत है, क्या इसका कोई जवाब बाकी रह जाता है? ना तो ये मुल्क आज़ाद करवा सके, ना ये इस मुल्क को वहादत बख्श सके, और ना ही लोगों के यहाँ बुनियादी हुकूक और बुनियादी मसाइल आने हुए। आज हालत तो ये है कि मुजफ्फराबाद में बैठी हुई क़यादत गो मुगो की कैफियत में मुब्तला है, तजब्जुब का शिकार है। कहीं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बड़े दावे से कह देते हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, और कहीं रो रो के कहते हैं कि पाकिस्तान हमें 5वां बेटा तस्लीम कर ले। कहीं कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं। और अब तो इलेक्शन में इस स्लोगन के साथ आया जा रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर का बड़ा अहम तरीन इलेक्शन है, और बकौल वज़ीर आज़म के ये आज़ाद कश्मीर का आखिरी इलेक्शन है, मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, लिहाजा इस बार के इलेक्शन में आप मुझे मुंतखब कर लें या मेरी पार्टी को मुंतखब कर लें, मैं मसला हल करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 सालों में क्या किया आपने, स्वाय बयानात के, स्वाय स्टेटमेंट्स के। और मैं बजा तौर पर यह समझता हूं कि बयानात और स्टेटमेंट्स किसी न किसी हद तक काबिल सताइश है, लेकिन बयान तो मैं भी देता हूं, बयान तो आप भी देते हैं, बयान तो सारे लोग देते हैं। एक वजीर आजम भी बयान देता है, मैं भी बयान देता हूं, तो बात तो जजती नहीं है। इस कुर्सी पे बैठ के फैसला करना पड़ता है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना पड़ता है या इख्तियारात लेने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा किसी तौर पे नहीं हो, किसी तौर पे नहीं हो रहा। दूसरा ये कि ये जो लोग हैं यहाँ, ये 40-45 लाख की जो आबादी है, ये आबादी किस हाल में जिंदगी गुजार रही है? यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल हल हुए या नहीं हुए? मेरे ख्याल से इस हाल में बैठे हुए लोग या जहाँ के मुझे सुन रहे लोग वो बखूबी जानते हैं कि 40-45 लाख की इस आबादी में से 15 से 20 लाख लोग बैरून दुनिया में सर्विसेज करके अपने चूल्हे जला रहे हैं। अपनी बुनियादी, अपने बच्चों की तालीम, उनकी सेहत, उनके रोजगार और उनके लिए बुनियादी जो उनके मसले हैं उनको हल करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी तज कर ली है। आजाद कश्मीर का ये छोटा सा खित्ता वसाइल से इतना बराबर और लबालब है कि अगर इन वसाइल को गुरोकार लाया जाए भाग के अवाम, तो यहाँ का कोई शहरी भूखा ना सोए, नंगा ना सोए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बल्कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि यहाँ हर आदमी कफील बन के जिंदगी गुजारे, जैसे अरबों में जाके कफील करके हम वहां जॉब्स करते हैं, हम यहाँ कफील हूं और दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जे हो। इस कदर वसाइल से माला माला ये खित्ता, इसमें किस चीज की कमी है? लेकिन क्या आजाद कश्मीर की हुक्मरानों ने जो भी हुकूमत गुजरी माजी में, किसी वक्त में भी आज की हुकूमत को मिला के, क्या उन्होंने लोगों के इस बुनियादी रोजगार के मसले को हल करने की कोशिश की है? यानी आज अगर आजाद कश्मीर के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आज आजाद कश्मीर के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर आज आजाद कश्मीर के लोग अच्छे मकानों में रहते हैं, तो इसमें 1% हुकूमत का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब लोग अपनी मदद आपके तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बेसहारा जैसे जंगल में पड़ी हुई मखलूक होती है वैसे होता है। हाँ, कुछ काम हो रहे हैं। आजकल हर मोहल्ले में बोरिंग मशीनें लगी हुई हैं। मेंबरान असम्बली आजकल लोगों को बोर करवा के दे रहे हैं।
मेंबरान असम्बली आजकल लोगों को 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की स्कीमें बना बना के घर घर दे रहे हैं। मेंबरान असम्बली लोगों को छोटी छोटी जॉब्स का झांसा देकर वोट हथियाने के ऊपर लगे हुए हैं। और ये रीत चल रही है और जाने कब से चल रही है। क्या मेंबरान असम्बली का ये काम होता है? क्या मेंबरान असम्बली लोगों के काले पाइप, टूटी पोल, ट्रांसफार्मर और जनाब 50,000 से 2 लाख की स्कीमें और बोरिंग करवा के वोट लेने के हकदार हैं? असेंबली का क्या काम होता है? असेंबली का ये कानून साज असेंबली है। इसको कानून साज असेंबली कहा जाता है। कानून साज असेंबली का काम यह है कि वो रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए कानून साजी करे। असेंबली का काम यह है कि वो ज़राए रोजगार में इजाफा करे और मनसूबाजात बनाए। हर 5 साल के बाद हम कितने लोगों को बैरून दुनिया से वापस अपने मुल्क में एडजस्ट करेंगे। आज आजाद कश्मीर के सरकारी तालीमी इदारे तालीम देने के काबिल हैं? क्या इस हाल में बैठे हुए लोगों के बच्चे सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं? क्या हमारे लिए रोजगार की यहां जराए मौजूद हैं? क्या यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर हो सका? हकीकत तो ये है कि लोगों ने जो कुछ किया अपनी मदद आप किया, और अब तो मोहल्ला मोहल्ला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। लोग रोड्स भी खुद बना रहे हैं, लोग सड़कें भी खुद बना रहे हैं, लोग अपने बुनियादी मसले खुद हल कर रहे हैं। तालीम अपनी मदद आपके तहत, सेहत अपनी मदद आपके तहत, रोजगार खुद दौड़ दूर करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? और मसला क्या है? मसला ये है कि आपके किसी मेंबरान असम्बली का बच्चा आजाद कश्मीर के स्कूलों में नहीं पढ़ता। आपके किसी मेंबर असेंबली का या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा आजाद कश्मीर के अस्पतालों में इलाज नहीं करवाता और शबो रोज यहां रोडों पे धक्के नहीं खाता। उनकी तो अय्याशियां हैं, और हम इनकी अय्याशियां बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, आजाद कश्मीर की आबादी जिला गुजरांवाले जैसी जितनी आबादी है, एक पंजाब की जिला गुजरांवाला जितनी आबादी है। एक जिला गुजरांवाला को एक डिप्टी कमिश्नर चला रहा है। यहाँ 49 असेंबली मेंबरान बैठे हुए हैं, एक सदर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, यहाँ 3 कमिश्नर, 3 DIGs बैठे हुए हैं, यहाँ 10 DC बैठे हुए हैं, 32 असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं। एक पूरी फौज पाली हुई है जो रियासत के वसाइल को हथिया रही है। उनके बच्चे अयाशी कर रहे हैं। किसी मेंबर असेंबली के बच्चे का मसला तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन हर 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद, आखिरी 6 माह में वो लोगों के दरमियान आके उनके लिए उनके पास ताज़ियतें भी करते हैं, बीमार कुर्सियां भी करते हैं, उनके महलों में भी जाते हैं। नजदीक इलेक्शन हो तो वो जालिब ने कहा था, नजदीक इलेक्शन हो तो हम फाका ज़्यादा लोग लगते हैं इन्हें चांद तारों से भी प्यारे। इस वक्त सारे चांद तारे बन जाते हैं। लेकिन आम हालात में जनाब वक्त नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास, किसी वजीर के पास, उनके पास टाइम नहीं है जी, वो बहुत मसरूफ होते हैं। और अक्सर औकात जब लोग अपने मसाइल के लिए बाहर निकलते हैं तो इंतजामिया के जरिए से डंडे बरसाए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, और ये कहा जाता है कि स्टेट की रीट को चैलेंज किया जा रहा है। स्टेट मौजूद कहाँ है? स्टेट तो आप लोग हम लोग चला रहे हैं। हमारे टैक्सेस से, हमारी मेहनत से, हमारे खून पसीने से इनके महल चल रहे हैं, इनकी गाड़ियां चल रही हैं, इनकी अय्याशियां हो रही हैं। इन हालात में हम ये जरूरी समझते हैं कि आजाद कश्मीर में ये जो इलेक्शन का ढोंग है, हम याद रखिए डेमोक्रेटिक कल्चर के बड़े कायल हैं। हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन निजाम है। लेकिन जहां इन्वेस्टर आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, जहां सियासत बिजनेस बन जाए, तो वहां हम जैसे लोग जिनके जेबों में कुछ भी नहीं, जिनके पास वसाइल के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपने नजरिए की ताकत से, अपने फिक्र अमल की ताकत से इनके खिलाफ मैदान अमल में आ रहे हैं। यहां हवा चलती है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से एक हवा चलती है। वही पार्टी जो पिछले टेन्योर में इस्लामाबाद की हवा चलने से उसमें
इलेक्टेबल्स आ गए और वो पार्टी बन गई। अगले टेन्योर में वही लोग चल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वही नई पार्टी बन जाती है, वही पुराने चेहरे और एक नए नाम से पार्टी आ जाती है यहाँ। और इतनी बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि आम आदमी के लिए अब सियासत करना नामुमकिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। इन हालात में हम जैसे बेसरो सामान लोग ये अहद करते हैं आज कि हम हर मैदान में, याद रखिए इलेक्शन का मैदान एक बहुत छोटा मैदान है, हम जीतोजोत के एक वसी मैदान में लगे हुए हैं अपने काम में। हमारा मानना यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक नाकाबिल तकसीम वहदत है, इसको हम किसी तौर पे तकसीम नहीं होने देंगे। इसकी तकसीम चाहे आईनी तौर पर हिंदुस्तान भी कर ले, चाहे आईनी तौर पर पाकिस्तान भी कर ले, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी कभी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम बागैरत लोग हैं, हम बेगैरत लोग नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं ये जुमला कह देना कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं होने देंगे, ये काफी नहीं है। क्या हो, किया क्या जाए, अब उसका रोड मैप क्या है, अब उसका तरीकाकार क्या है। हम ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, और मैं यहां रुक के एक बात आप से शेयर करूंगा कि बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा है कि इंडिया ने 370 और 35A खत्म कर लिया। ठीक बात है, खत्म कर लिया, जुल्म किया, जबर किया, इंसानियत सोच वहां की कैफियत है। लेकिन क्या 47 के बाद पाकिस्तान की स्टेट ने सबसे पहले यह काम नहीं किया? क्या गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को अलग अलग करके दो हिस्सों में तकसीम करके आपस में सारे जमीनी रास्ते मस्तूर करके इनको दो हिस्सों में 47 में ही तकसीम नहीं कर लिया था? हिंदुस्तान ने तो 72 साल के बाद तकसीम किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। वहां का स्टेट सब्जेक्ट रूल 72 साल के बाद वायलेट हुआ, यहां स्टेट सब्जेक्ट रूल 50s की दहाई में वायलेट हो गया था, आधा आजाद कश्मीर में और पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान में। आज कहा जा रहा है कि जनाब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात न करें। याद रखिए मुल्क कौमों अवाम के होते हैं, अवाम के खिलाफ कभी बात नहीं की जाती। जब भी महकूम कौमों के लोग जो आजादी के नंबरदार होते हैं वो हाकिम कौम के खिलाफ बात करते हैं तो उससे मुराद उनका वो पॉलिसी साज तबका होता है, उनका वो हुक्मरान तबका होता है, उनकी वो एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी वो सियासी अशराफिया होती है जो उसको महकूम बनाए हुए थी। हमारा मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, वो तो हम जैसे हैं, वो तो हमारी तरफ पिसे हुए। तो कहना यह चाहता था कि अब हम ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर ये दो इंतजामी इकाइयां, याद रखें। आजाद कश्मीर को मुल्क नहीं है, इसके कुछ हिस्से जम्मू से काट दिए गए, कुछ हिस्से वैली से काट दिए गए, और इस तकसीम का अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो आजाद कश्मीर के शहरियों को हुआ है। क्यों? हम लोग अपने तहजीबी मराकज से कट गए, हम लोग अपने कल्चर से दूर हो गए और हम हवा में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मोहल्लक जिंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा ये जो इंतजामी तकसीम किया आपने, इस इंतजामी तकसीम को हम सामने रखकर उबूरी तौर पे हम ये समझते हैं कि अब रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी और वहादत का रोड मैप ये है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की दो आजाद इलाकाई इकाइयों पर मुश्तमिल एक आइन साज असेंबली बनाई जाए। कानून साज असेंबली नहीं, आइन साज असेंबली बनाई जाए। उस आइन साज असेंबली के नीचे आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की आर्मी बनाई जाए। हमारे फौजी ऑफिसरान से लेकर सिपाहियों तक 1 लाख से 1.5 लाख बल्कि 2 लाख तक लोग पाकिस्तान की फौज में सर्विसेज कर रहे हैं। उन लोगों पे मुश्तमिल यहां आर्मी बनाई जाए और हमें इंडिपेंडेंट वजारत खारजा का इख्तियार दिया जाए। हमें हमारे जितने वसाइल हैं, जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आज रात को ही एक ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आजाद कश्मीर में इस वक्त, ये उनकी एक रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तस्दीक इसकी नहीं है, इस वक्त लगभग 5000 जो है वो बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जो 2025 में पूरी हो जाएगी 5000 मेगावाट। और उस 5000 मेगावाट बिजली का जो तखमीना इस वक्त के रेट के एतबार से वो सालाना 23 खरब है और आजाद कश्मीर का बजट 1.5 खरब है। यानी एक साल में हम अपने 10 सालों का बजट पूरा कर सकते हैं सिर्फ बिजली से। हमारे जंगलात
हमारी मादनियात, हमारी जड़ी बूटियां, हमारे बेशुमार कुदरती वसाइल वो आजाद कश्मीर की आइन साज असम्बली के कब्जे और कंट्रोल में दिए जाएं, इसके अवाम के कंट्रोल में दिए जाएं। हम अपने मुल्क को खुद चलाने की सलाहियत रखते हैं। मुजफ्फराबाद में बैठी हुई नायल अगर हुकूमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर आदमी नायल हो गया है। जब हुक्मरानों में नायली आती है तो उनके अवाम में वो अहलियत मौजूद होती है कि जो उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हम उस रिप्लेसमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी इस बुनियादी पॉलिसी पे कि आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे मुश्तमिल एक आइन साज असेंबली बनाई जाए, उसको सारे सियासी और मुआशी इख्तियारात मुंतकिल की जाए और वो रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी का मुकदमा खुद दुनिया के सामने पेश करे। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने इससे पहले मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के इदारों के सामने ये बैठ के कहा है कि आप हमें इख्तियारात दो। तो क्या इख्तियारात दो, उसकी डेफिनेशन तो की जाए ना वज़ीर आज़म की तरफ से। मतलब क्या इख्तियारात का? मतलब यह है कि आइन साज असेंबली दी जाए हमें। हमने 47 में भी महाराजे से आइन साज असेंबली का मुतालबा था। आज 73 साल के बाद इन मुसलमानों से हमारा आइन साज असेंबली का मुतालबा है। इसका मतलब यह है कि बात अभी तक 47 पे अटकी हुई है, बात अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ये बुनियादी मुकदमा लेकर हम आवाम के पास जा रहे हैं। और दूसरा ये कि मेंबरान असेंबली की क्या ड्यूटी है। मेंबर असेंबली की ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बोरिंग करवाए, वो लोगों को 50,000 लाख की स्कीमें बांटे, वो छोटे छोटे काम करें जो बल्दियाती इदारों के काम होते हैं। ये सारे वो काम है जो बल्दियाती निजाम के काम है। और 90s के बाद यहाँ बल्दियाती निजाम नहीं कायम किया गया। वजह क्या थी? एक तो ग्रास रूट लेवल से क्यादत से खौफ था कि क्यादत ना पैदा हो जाए, चूंकि पैराशूटर आते हैं सियासत में। अब सरमाए की बुनियाद पर या ऑक्सीजन लेके रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग पैराशूटर आते हैं। उन पैराशूटर्स का मुकाबला करने के लिए एक ही तरीका है कि स्टूडेंट यूनियन की बहाली की जाए और बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए, नीचे से क्यादत पैदा की जाए। जब आप नीचे क्यादत पैदा करेंगे और एक बाइख्तियार मालियाती निजाम नीचे देंगे तो लोगों के ये छोटे छोटे मसाइल उनके गांव की सतह पे हल होंगे। मेंबर असेंबली से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मेंबर असेंबली को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंबरान असेंबली का काम ये होता है कि वो तालीम, सेहत, रोजगार, बुनियादी इंसानी हुकूक जो सोसाइटी में शहरी और रियासत के बाहम तय होते हैं उनके ऊपर कानून साजी करे, उसकी पॉलिसी बनाए, उसकी मॉनिटरिंग करे। ये काम होता है मेंबरान असेंबली का। ये कौन से मेंबरान असेंबली है कि जो छोटी छोटी स्कीमें लेके मालूम में फिर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है इनका। मैं और आप जैसे दुकान खोल के एक बिजनेस करते हैं, हम कोई छोटा मोटा अपना कामकाज करके बिजनेस करते हैं, तो इनका बिजनेस सियासत है। ये सियासत करके बिजनेस करते हैं और जब ये करोड़ों लगाते हैं तो अरबों कमाते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। और हमारे इस हल्के के मेंबर असेंबली तो हमेशा लोगों को ये कह के डांटते रहते हैं कि यार गिलास जो है ना वो आधा भरा हुआ कहा करो, आधा खाली ना कहा करो। गिलास कभी पूरा नहीं भरता जनाब, आपका गिलास तो पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन आम आदमी का गिलास वो हमेशा खाली रहता है। क्यों? आप जरा मेहरबानी करें ना, इस्लामाबाद से अपनी रिहायशें मुंतकिल करें अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आए ना लोगों में रहें, आए ना जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां अपने बच्चों को पढ़ाएं, आए जिन हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे इलाज करवाते हैं उन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएं, आए जिन रोडों पे हम सफर करते हैं वहां आपके बच्चे भी आके धक्के खाएं, अवाम में आके काम करें ना। हमारी बोली वाली अवाम, उनको यह 5 साल के फटक लेते हैं। लोग समझते हैं कि जनाब किसी एक आध आदमी की नौकरी मिल जाएगी। एक बात याद रखिए, जिस मुआशरे में नौकर ज्यादा पैदा होते हैं वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो मुआशरा प्रोडक्ट नहीं देता, प्रोडक्शन नहीं करता, मुझे दुख है आजाद कश्मीर ने आज तक ये सुई तक तैयार नहीं की। हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम सारिफ मंडी है और सारिफ मंडी का कानून बाहर से लागू होता है, अंदर से लागू नहीं होता। आज एशियाई खुर्दनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और आटा महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पे आते हैं, तशद्दुद किया जाता है और कहा यह जाता है कि ये दरअसल हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मैंने एक मौके पर वहां भी कहा था कि जनाब आप आटा सस्ता करके साजिश का काम करते हैं, बड़ा आसान सा काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है। बात यह कि इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए पहले ये कहा जा रहा था कि वफाक पैसे नहीं दे रहा, अभी 15 अरब रुपए रिलीज हो गया है, अभी आप दे देना, अभी लोगों को रिलीफ दें। हकीकत यह है कि दोस्तों हमारा ये मुल्क वसाइल से माला माल मुल्क है।
इस मुल्क के बारे में हफीज जालंधरी ने बहुत पहले कहा था, 70-75 साल पहले कहा था कि शीर से महरूम है मालिक है जुए शीर का। शीर से महरूम है मालिक है जुए शीर का। एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर कि हमारा मुल्क जहां दूध की नहरें बह रही हूं और किसी वहां के रहने वाले को दूध का एक गिलास लेकर पीने की इजाजत न हो, हम वो लोग हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, और जिन ममालिक के पास कुदरत के दिए गए वसाइल होते हैं वो मुल्क कभी महरूम नहीं हो सकती, महरूम मैशियत नहीं हो सकती। लेकिन हम क्यों महरूम हैं, आपको सोचना पड़ेगा। आज हर घर का बच्चा और हर घर के 2-4 बच्चे क्या बाहर जॉब्स नहीं कर रहे, और क्या हमारा रेवेन्यू एजे के बैंक को यहाँ शेड्यूल बैंक नहीं बनाया जा रहा? क्यों? इसलिए कि जनाब बाहर के लोग चूंकि यहाँ लोग कौम परस्त हैं, हमारा हर बच्चा बूढ़ा कौम परस्त है। मेरे साथ बैठे हुए ये 95 ईयर प्लस बुजुर्ग सरदार बशीर खान साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ बोलते जा रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। इनका भी जज्बा है, और जब शेड्यूल बैंक बन जाएगा एजे के बैंक, तो बाहर से सारा रेवेन्यू हमारे बैंक में आएगा, पाकिस्तान के बैंक खाली हो जाएंगे। हमारे इन बेशुमार वसाइल की लूट खसूट बड़ी इंजीनियरिंग के साथ हो रही है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ हो रही है। इन हुकूक की आजादी के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी और वहादत के लिए हम इलेक्शन 2021 में आ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है, हम लोगों से अपना दर्द शेयर करेंगे। ये दर्द हमारा दर्द नहीं, ये हर एक का दर्द है, हमारा अकेले का दर्द नहीं है। आज मेरे साथ मेरे बाएं जानिब एक बच्चा बैठा है, एहसान रफीक, इसकी उम्र 18-20 साल है, और मेरे दाएं जानिब सरदार बशीर खान साहब जिनकी उम्र 90 प्लस है। 47 में सरदार बशीर खान एहसान की उम्र के थे। 47 के सारा हादसा इन्होंने देखा, 47 के बाद की सारी जिंदगी के ये गवाह है। आज 90 साल प्लस एज में भी वो मुतमईन जिंदगी नहीं गुजार रहे। मेरे साथ मुमकिन तौर पर अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, लेकिन मुमकिन तौर पर एक आखिरी वोटर बैठा हुआ और मुमकिन तौर पर एक पहला वोटर बैठा हुआ है, और मैं दरमियाना वोटर हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, ये अलामती इजहार है, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज ना एहसान रफीक मुतमईन है, ना सरदार बशीर खान मुतमईन है, ना मैं मुतमईन हूं। हमारी चौथी नस्ल गुजर रही है। हाँ, हर मोहल्ले में 2-4 लोग इन मेंबराने असेंबली में ऐसे पाले होते हैं जो आपको मुतमईन कर रहे होते हैं। वो आपको मुतमईन करने के लिए, और उनकी जेबें इन्होंने गर्म रखी हुई होती है कि ये लोगों को मुतमईन करते रहें कि जनाब इस दफा अगर मैं ना जीता तो पता नहीं क्या हो जाए, और इस दफा अगर नहीं जीत गया तो मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। ओ भाई, तुम वजीर आजम बन जाओ, कुछ बन जाओ, इस अवाम में कोई तब्दीली नहीं आई आज तक। और मैं अक्सर पूछता हूं सर, मैं आज भी पूछ रहा हूं कि वो कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट है सुदौती में जो वजीर मौसूफ वो स्पेशल लाए। लोग कहते हैं जितनी रोडें बनी है ये फलां साहब ने बनाई है। मैं कहता हूं जब ये असेंबली में जाते हैं तो इनको बाकायदा पैकेज दिया जाता है लोगों को मुतमईन करने के लिए। रूटीन का काम है, ये रूटीन वर्क है। ये अगर कोई बंदा अपोजिशन में भी होगा एमएलए, तो वो भी ये काम करता है अपने इलाके में, कोई स्पेशल काम नहीं हो रहा। इतने मसाइल गंभीर हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम बेसरो सामान वसाइल से खाली, लेकिन दिलो दिमाग से हम भरे हुए और अपना बहुत चौड़ा सीना लेकर मैदान अमल में उतर रहे हैं। हम इलेक्शन में घर घर जाएंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वैसे असेंबली का इलेक्शन जो होता है वो घर घर जाके लड़ा नहीं जाता, ये लोकल इलेक्शन लड़े जाते हैं। असेंबली का इलेक्शन तो मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है, वो तो आपके इंतखाबी मंशूर पे लड़ा जाता है, और वो मंशूर लोगों तक पहुंचाया जाता है। हम ये मंशूर भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये मंशूर प्रेस के लिए तैयार किया है, अभी इसकी बाकायदा पब्लिशिंग करनी है, ये रफ हालत में है। अभी ये मंशूर भी दे रहे हैं, और इस मंशूर के जरिए हम पब्लिक को भी एजुकेट कर रहे हैं और हम हुक्मरानों को भी एजुकेट कर रहे हैं कि तुम जिन कामों पे लग के इलेक्शन लड़ रहे हो ये तुम्हारे काम नहीं है। अपने कामों को जानने की कोशिश करो, ये काम लेके आओ, बताओ हमें रोजगार की क्या पॉलिसी दे रहे हो। 5 साल मनसूबा सामने लाओ कि 5 साल में कितने लोगों को बाहर से मुल्क में सर्विसेज दोगे। 5 सालों में लोगों की सेहत की फैसिलिटीज उनके तक पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम होगा।
हमारा, मैं तहसील मंग से हूँ, हमारे मंग में एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बन रहा है, लोग बड़े खुश हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बन रहा है जी, तो बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कहा CMH रावलाकोट में बना हुआ है सिर्फ रेफर चिट बनाने के लिए, तहसील हेडक्वार्टर मंग क्या कर लेगा? वहां तो लोग बैठाए जाते हैं रेफर चिट बनाने के लिए, सुनते ही नहीं। सारे लोग रावलपिंडी में जाके प्राइवेट इलाज करवाते हैं, हुक्मरान यहाँ इलाज नहीं करवाते, पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते, आजाद कश्मीर के हुक्मरान आजाद कश्मीर में इलाज नहीं करवाते। तो बात यह है कि लोगों को लॉलीपॉप देके 5 साल के बाद ठगा जाता है। हम इन ठगों के खिलाफ मैदान अमल में हैं। हम अपने ये इंतखाबी मंशूर लेकर लोगों के पास जाएंगे, जहां जहां तक हमारी पहुंच होती है, जितना कि हमें गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलता है, हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे। लेकिन ये याद रखिए, मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, कहा यह जा रहा है हल्के में कुछ मोरूसी और सरमाए की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने वाले लोग, जो मसला नहीं है असल में सड़ा वोट खराब हो, आपका ये वोट खराब होगा, शायद इब्तिदा में कम खराब होगा, बाद में ज्यादा खराब होगा। हम आपका वोट ही तो खराब करना चाहते हैं, और क्या काम हमारा। आज चूंकि 21 फरवरी मादरी जुबानों का आलमी दिन है, मैंने उर्दू में बात इसलिए की कि लाइव भी चला रहे हैं, दोस्त दुनिया में सुन रहे हैं, इसलिए उर्दू में, वरना मैं पहाड़ी में आज बात करना चाहता था। लेकिन मैं आखिरी गुजारिश तो नहीं कर सकता, मादरी जुबान ने इस आलमी दिन ने मौके पर तुझे अपनी मादरी जुबान लिखी करें, अपनी मादरी जुबान पढ़ी है, किड़े मुल्क रहने वास जिस मुल्क है लोगों की अपनी मादरी जुबान लिखनी पढ़नी नहीं आनी है। और आखिर जो ना कि तुझसे नहीं मादरी जुबान ऐसे में लिखे वाली थी है नहीं, हालांकि जम्मू उसकी डिक्शनरी भी बनती नहीं, कौन चीज उस समय पुराने बाग में तर्जमा भी बाढ़ा, लेकिन असल की अपनी मादरी जुबान नहीं पता, अपनी माँ बोली नहीं पता। लिहाजा जमीनों को उठी हो मादरी जुबानों ने आलमी, इस आलमी दिन के मौके पर मैं सरदार बशीर खान साहब को वादा कर रहा, इन्होंने सफेद रीश ये बुजुर्ग हैं, मैं इन्हें वादा कर रहा कि जेड़ियां साड़ा तुसी नहीं जुलिया, तुसी आधी हद तक कवरा किया, अस एहसान तक तुसे तो इंडिया एहसान तक जी मौजूद नस्ल है, इसने रग रग विच आजादी का, आजादी ने जज्बा कर रहे, ये लोग गुलामी कबूल करने से तैयार नहीं हो लगे, और ये महकूम और महरूम रही तो इन्हें लीडरें पीछे नहीं चले लगे, इन्हें लीडरें थले अवाम कर रहे, ये असल तुझे को वादा है। और इंशाअल्लाह अजीज आने वाले दिन अस हल्के बैरिज विजिट कर रहे हो, लोगों तक अपना इंतखाबी मंशूर पहुंचाने हो, असल को बड़ी भरपूर टीम है, जितने लोग इधर तशरीफ ले आए मैं सारे लोगों ने दिल नहीं कराई, मैं शुक्रिया अदा कर रहा है। और अगर कोई 2 मिनट 1 मिनट आसान कर फिर बशीर साहब फिर प्रेस अगर सवाल कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो रावलाकोट से यहाँ तशरीफ़ लाए, मंग से तशरीफ़ लाए, लंगरी के जनाब बशीर साहब जो कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, वो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपने वालिद मुहतरम का, जिन्होंने मेरी नजरियाती तरबियत की, और जनाब बहुत ही अजीज़ सज्जाद अफजल साहब। और बात इस तरह की है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया गया। 15 अगस्त को ये साजिश की गई कि कश्मीर को तकसीम किया जाए। पाकिस्तान ने ये सबसे पहले साजिश चली और इस कश्मीर को उस कश्मीर से अलग किया। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को नाम निहाद आज़ाद कश्मीर को अलग किया। और उसके बाद 1963 को पाकिस्तान ने गैर अवाम से राय ली गई कि इस मुद में चीन को 1868 मरबा मील रकबा गिफ्ट किया। क्या ये अवाम को पता है? क्या एक आदमी को ये बात पता है कि कश्मीर का एक हिस्सा चीन को गिफ्ट किया गया है? ये हमारा कश्मीर का हिस्सा है, अक्साई चीन नाम है उसका, और हमारे साथ आज तक खिलवाड़ किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में जो जड़ी बूटियां हैं, कीमती पत्थर हैं, रूबी हैं, उनकी कीमतें किधर जाती हैं? और ये जो दरिया है जेलम जा रहा है, इसमें 5 दरिया बन चुके हैं, 4 बने हुए, 5वें बन रहा है पतन शेरहान पे, और 4 दरियाओं से 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, और इससे 700 मेगावाट मजीद पैदा की जाएगी। इसके बदले में हम अवाम को क्या मिल रहा है? और इससे अब अगले साल से तकरीबन पाकिस्तान 23 खरब 44 अरब
और 44 करोड़ रुपया कमाएगा, उसके बदले में हम अवाम को क्या मिल रहा है? मजीद गुलामी, मजीद गुर्बत। बस हमारा यही पैगाम है कि हम गरीब लोग हैं और हम ही गरीबों का दर्द समझ सकते हैं, और हम ये टूटी खंबे और रोडे लेकर अवाम के सामने नहीं आ रहे, बल्कि हम एक आज़ादी का पैगाम लेकर आ रहे हैं। और कश्मीर की आज़ादी सबसे पहले कश्मीर और इस नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर आइन साज असेंबली दी जाए ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें। हाजिब पॉलिसी की हमें दी जाए, और उसके बाद तुलबा यूनियन को बहाल किया जाए ताकि हम स्टूडेंट भी सियासत में किरदार अदा कर सकें। हम तुलबा को हमेशा सियासत से पीछे रखा गया है, और ये जो तालीम दी जा रही है हमारे किसी काम में नहीं है। सेकेंड ईयर करता है बच्चा और नौकरी ढूंढता है। 18 साल का बच्चा नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? उसका काम नौकरी ढूंढना है। 10,000 पे काम करेगा, जाके तो किसी मॉल में काम करेगा। बच्चों से पूछते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, हमें मॉल्स पे जॉब्स दे रहे हैं। ये हमारी गुलामी की इंतखा पे गुजर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह हम इस बार जो है इंतखाबी अमल में आ रहे हैं, अवाम को इंशाअल्लाह हम बहुत शऊर देंगे। जैसा कि जनाब सजाद अफजल साहब ने भी शीर साहब से दावा किया, मैं भी दावा करता हूँ कि हमारी जो औलाद होगी ये सूरत हाल नहीं देखेगी। और मैं साल मेरी उम्र है, अब जो उनका जो कुछ इस माशरे में हो रहा है वो बहुत ही जुल्म खत्म है, और आप लोगों को होश के नाकल लेने चाहिए। और हम गाजियों के शहीदों की औलाद है, और हमसे बहुत ही ज्यादती हो रही है। किसी मोड़ पर कोई किसी की कोई कामयाबी नहीं, बस बैरूनी मुल्क जाकर कुछ बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए बहरहाल आपको होश के नाकल लेना चाहिए और असल बुरे की पहचान करनी चाहिए कि अच्छे आदमी को सामने लाएं ताकि हम भी सुख का सांस लें। मैं इसी पर कसम करता हूँ। प्रेस के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप मुश्किल में, हमारा प्रेस जो है वो खासी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें पता है यहाँ कलम की कितनी हुर्मत कायम है, कलम की कितनी आज़ादी है, लेकिन इस सब के बावजूद बहरहाल आप दोस्त इस मैदान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ये एक लड़ाई है, मुश्किल जद्दोजहद है, और आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके अखबारात में, आपके चैनल्स पे जितनी गुंजाइश हमें मिल सकती है इतनी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है हमारी बातचीत में तो नाज़िर। आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कानून साज असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आया ये सिर्फ सुब्रती के अब तक आप उम्मीदवार हैं या पूरी रियासत में आपके उम्मीदवार मौजूद होंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुख्तलिफ जगहों से हमारे उम्मीदवार होंगे। सुब्रती में चूँकि मेरा नाम दोस्तों ने फाइनल किया तो इसलिए यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पुंछ डिवीजन में हमारे उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होगी और पुंछ डिवीजन के बाहर भी हम अभी कोशिश हैं कि हमारे उम्मीदवारों की तादाद बढ़ेगी। आज़ाद उम्मीदवार भी हम इसलिए आ रहे हैं कि ज़ाहिर हमारे ऊपर पाबंदी है। ये आपको मालूम है कि यहाँ कोई ऐसी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करे। कोई ऐसी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, और उसके लिए ज़ाहिर है हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आके बड़ा पट्टा रख के उस शिप पे भी साइन करना है कि जो शिप ज़ाहिर है हमें कबूल नहीं है। कबूल इस ज़िमन में नहीं है कि देखिए कौमों के साथ हालात बढ़ते भी होते हैं, टूटते भी होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जबर है कि हमारी राय सुनी न जाए और हमारे ऊपर एकतरफा फैसला मुसल्लत किया जाए, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी गुलामी को तस्लीम करने वाले नहीं है, वह चाहे इराक के नाम से हो चाहे वो किसी नाम से हो। तो हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आके
आज़ाद कश्मीर की तरह के आज़ाद उम्मीदवार नहीं होंगे। जैसे आज़ाद कश्मीर के साथ आज़ाद लगा हुआ है, लेकिन वो आज़ाद है नहीं। हम रियली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, मेंटली तौर पे सामने आ रहे हैं, और हम दोस्तों को बताएंगे कि आज़ाद बंदा जो होता है ज़हनी तौर पे वो बात कैसे करता है और गुलाम कैसे बात करता है। आप गुलामों की गुफ्तगू भी सुनोगे, आज़ाद लोगों की बात भी सुनोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया है। आपकी बड़ी सैर भी हो गई है, भी हमने देख लिया है और फिर भी देख लिया है, तो बाकी काफ़ी हो गया है, क्योंकि हमें जाना भी है कहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मेरे प्रेस के साथ ही हम मौजूद हैं, तो जैसे भी आप हमें कहेंगे हम इंशाल्लाह आपकी भरपूर ताउन करेंगे और अल्लाह ताला जो आपका जो मंशूर है फिर उसमें आपका लाभ कामयाब करेंगे। खाने का इंतजाम है सर, खाना खाने जाए आप, बस खाने का इंतजाम है अपने। ये बोले सर खाने का, बोले ये मशहूर इंतखाबी मशहूर दोस्तों को दे दें। जब तक खाना आता है वो और दोस्त अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बड़ा मजा। मैं स्पेशली हमारे जो दोस्त दूर से आए, पिंडरी से ही है लेकिन दूर से आए, रावलपिंडी से जो दोस्त हमारे पिंडरी की कंस्टिट्यूंसी से तशरीफ लाए, बिलखुसूस यासीर अंजम साहब और उनके साथ आए हुए दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम रूफ कश्मीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मांग की हमारी तहसील से सर्टिफिकेट से बहुत से दोस्त हमारे तशरीफ लाए। नाम लूँगा तो किसी का नाम रह जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। आज हमने अनाउंसमेंट करनी थी, ऐलान करना था, और इसके बाद इंशाल्लाह ये मुसलसल अमल जो है वो हल्के की हर इलाके में चलता रहेगा। कोई अगर क्वेश्चन इसके अलावा कोई दोस्त करना चाहे जब तक खाना आता तो कर सकते हैं।